हाँ तो बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिफेक्ट्स। आज कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट करें और हम लोग अपना पूरा पढ़ाई का स्ट्रेस इस बात पर देंगे कि वो सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जो बोर्ड में आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ सब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स, ऐसे ह्यूमन आई से 5 मार्क्स के क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, पर क्या पता कभी भी आ सकता है ना। पर बाबू एक काम करते हैं कि हम लोग इतना पढ़ लें कि अगर आ गया तो बना सके। ठीक, तो हेडिंग देते हैं बाबू। क्या बाबू जल्दी बताइए। ह्यूमन आई। कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ह्यूमन आई स्फेरिकल होता है। क्या होता है बाबू? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, और इस कारण से हम इसे आई बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? स्फेयर है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? आई बॉल बोलते हैं। ठीक, और आपको पता है इसकी डायमीटर कितनी होती है? डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। खुद ही का ध्यान रखेगा ना। तो पहली बात क्या बाबू कि ह्यूमन आई स्फेरिकल शेप का होता है, और इसी कारण से इसे हम आई बॉल बोलते हैं। और अगर स्फेयर है बाबू, उसकी डायमीटर होगी, और इस आई बॉल की जो डायमीटर है यानी ह्यूमन आई का जो डायमीटर है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर, जैसे हम यहां पर आपको फिगर के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लगभग क्या हो गया बाबू? स्फेयर हो गया है ना। इसके जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसे हम स्कैलरा बोलते हैं। सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं बच्चा, जल्दी बताओ? स्कैलरा बोलते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा कलर का होता है छोटू? व्हाइट कलर का होता है। आपको याद होगा, पढ़ाया जा चुका होगा बाबू, क्लास में पढ़ाया जा चुका होगा ना। अगर नहीं पढ़ाया जा चुका है, नहीं याद है, तो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि ह्यूमन आई स्फेरिकल होता है, और उसका सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो व्हाइट कलर के मसल से बना होता है, जिसे हम स्कैलरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्कैलरा कहते हैं। ठीक, स्कैलरा का एक छोटा सा जो पार्ट होता है ना, स्कैलरा का आज पता नहीं क्या स्थिति है यार, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया। लाइन आया तो बाबू सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है ह्यूमन आई का, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कैलरा बोलते हैं, और ये व्हाइट कलर के मसल से बना होता है। इसका एक छोटा सा पार्ट जो होता है बाबू वो ट्रांसपेरेंट होता है और कॉन्वेक्स होता है बाहर की तरफ। ट्रांसपेरेंट और कॉन्वेक्स, स्वाइलोड बोल सकते हैं, बाहर निकला हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, जल्दी बताओ? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉर्निया। कोई दिक्कत छोटू? कॉर्निया के जस्ट पीछे, इसको हम यहां पर से लिख देते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे एक सीडी के डिस्क जैसा क्या होता है बाबू? कलर्ड डिस्क जैसा मसल होता है, जिसे हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं छोटू? आइरिस। जैसे यहां पर बना देते हैं, देखो छोटू, हम आधा डिस्क बना रहे हैं। कितना डिस्क बना रहे हैं? क्योंकि बाबू हम आंख को काट के बना रहे हैं रे। अरे बीच से ऐसे काटा हुआ है, सेक्शन लिए हुए हैं। तो ये हो गया, इसे हम बोलते हैं क्या बाबू? आइरिस। आइरिस के बीच में एक होल होता है। क्या होता है छोटू? होल, जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल। तो ये जो डिस्क जैसा बना इसे क्या बोलते हैं बाबू? आइरिस। और ये जो होल हो गया उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक, तो बाबू याद रखेगा, ह्यूमन आई स्फेरिकल होता है, इसे हम आई बॉल बोलते हैं। इसकी डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका सबसे बाहर वाला लेयर व्हाइट कलर के मसल से बना होता है, जिसे हम स्कैलरा कहते हैं। स्कैलरा का एक छोटा सा पार्ट ट्रांसपेरेंट और स्वाइलोड होता है, बाहर निकला हुआ, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक कलर्ड डिस्क होता है, जिसे हम आइरिस बोलते हैं, और इस आइरिस के बीच में एक होल होता है जो परफेक्टली ब्लैक दिखता है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। अब बाबू इसके पीछे एक बाई कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल होता है, जिसे हम बोलते हैं आई लेंस। जिसे हम क्या बोलते हैं छोटू? आई लेंस। क्या बोलते हैं? आई लेंस। ये कैसा होता है बच्चा, जल्दी बता दो? तो ये होता है बाई कॉन्वेक्स फ्लेक्सिबल, नहीं बाबू, बाई कॉन्वेक्स और फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हैं, इसके फोकल लेंथ को घटा सकते हैं। और ये काम करने के लिए कौन होता है बाबू? हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़ा होता है,
जिसे हम बोलते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल है ना। सिलिया समझते हो ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जब रहता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। आप जानते हो बायोलॉजी में जब भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिया सब। तो यहां पर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो लेंस को दोनों तरफ से क्या किया रहता है, पकड़े रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, सिलियरी मसल। इसके अंदर रॉड और कोन सेल से बना हुआ एक स्क्रीन होता है जिसे हम कहते हैं क्या छोटू, रेटिना। तो ये जो अभी हम बनाए हैं दैट इज व्हाट छोटू, रेटिना। और यहां से नर्व सेल ढेर सारा शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। हो गया। इसके बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड होता है, जेली जैसा गाढ़ा फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? और यहां पर एक लिक्विड जैसा होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। कोई दिक्कत? तो चलो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बोर्ड में बहुत कम होता है। पर फिर भी आपको आगे चीजों का आंसर अगर देना है तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, इसलिए हम शॉर्ट में इसको क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। तो क्या क्या बताया बाबू, जल्दी से बता दो। ह्यूमन आई का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, जिसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आई बॉल बोलते हैं। इसकी डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। और जो आई बॉल है उसका सबसे बाहर वाला लेयर जो व्हाइट कलर के मसल से बना होता है, जब किसी के आंख में देखते हो तो व्हाइट वाला पार्ट दिखता है, वो उतना ही रहता, अंदर तक रहता है ऐसे, है ना। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं छोटू, स्कैलरा। और उस स्कैलरा का एक छोटा सा पार्ट ट्रांसपेरेंट और स्वैलोड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, कॉर्निया। किसी के आंख को देखोगे तो कॉर्निया तुम्हें नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे बहुत बार आपको पता नहीं चलता है कि चश्मा में शीशा लगल है कि शीशा लगल नहीं है। बहुत बार आप बिना शीशा के भी चश्मा पहन लोगे ना तो लोगों को उतना पता नहीं चलता है। ठीक, तो ये चीज ट्रांसपेरेंट चीज दिखता नहीं है, तो इस कारण से। तो बाबू क्या है कि कॉर्निया आपको दिखाई नहीं देता है पर होता है। आपको डायरेक्ट क्या दिखता है, व्हाइट वाला पार्ट दिखता है, दैट इज स्क्लेरा। और फिर एक कलर डिस्क दिखता है जो कि क्या है बाबू, आइरिस। लेकिन उसके ऊपर एक लेयर है, आपको दिख नहीं रहा है पर वो लेयर है ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। अब ये कलर डिस्क दिखता है आइरिस, जिसको पहचानने का तरीका ये है कि बाबू ये हर आदमी के क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ होता है। किसी के आंख में ब्लू टाइप के होगा, ठीक, किसी में थोड़ा सा ब्राउन जैसा होगा, किसी में डार्क ब्राउन जैसा होगा, किसी का ब्लैक होता है ना बाबू। तो इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं बाबू, आइरिस। आइरिस के बीच में अगर जो देखोगे वो डिस्क, जो कलर डिस्क है ना खूबसूरत जैसा, उसके बीच में देखोगे तो पूरा ब्लैक दिखेगा। एक्चुअली वो पूरा ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर लाइट जाने के बाद आता नहीं है, और जब लाइट वापस नहीं आएगा तो वो चीज हमें दिखेगा नहीं, इसलिए ब्लैक दिखता है। तो ये एक एक्चुअली होल होता है। क्या होता है बाबू, होल, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। अब प्यूपिल के पीछे, ये आइरिस के पीछे, आपको दिखेगा नहीं, आइरिस के पीछे एक बाई कॉन्वेक्स फ्लेक्सिबल मसल होता है ट्रांसपेरेंट, जिसे हम बोलते हैं आई लेंस। आई लेंस को दोनों तरफ से पकड़े हुए रहता है मसल, जिसे हम बोलते हैं सिलियरी मसल। अंदर एक लेयर होता है, इनर लेयर, जो रॉड और कोन सेल से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, रेटिना। यहाँ पर ये एक जगह पर आके इंड होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ से ढेर सारा नर्व सेल शुरू होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, ऑप्टिक नर्व। ये स्ट्रक्चर को लेकर बात हो गया। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन को लेकर। तो बाबू एक एक करके हम सबका फंक्शन लिखते जाते हैं। जैसे पहला फंक्शन है कॉर्निया का, किसका छोटा, कॉर्निया का। कॉर्निया का काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज करना। क्या करना बाबू, कन्वर्ज करना। कहां पर कन्वर्ज करना, आइरिस पर। जैसे जो लाइट ऐसे जा रहा था तो वो लाइट को क्या कर लेना, कन्वर्ज करके कहां भेज देना, आइरिस पर। कहां भेज देना, आइरिस पर। तो बाबू पूछेगा कॉर्निया क्या करता है, तो क्या लिखोगे, कन्वर्जेज लाइट, कन्वर्ज लाइट टू आइरिस, कन्वर्ज लाइट टू आइरिस। एक बात और बता देते हैं, लाइट का मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन जो होता है वो कहां हो जाता है, कॉर्निया पर ही होता है। ठीक, मोस्ट ऑफ कन्वर्जन इज टेक्स प्लेस हेयर। यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि लाइट में, सॉरी, ह्यूमन आई में लाइट का कन्वर्जन का अधिकतर पार्ट कहां पर फॉर्म होता है,
तो क्या बोलोगे बाबू? कॉर्निया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉर्निया थोड़ी लेंस करता होगा ना लाइट कन्वर्ज। बाबू लेंस भी लाइट कन्वर्ज करता है, पर आंख के केस में इसका काम इसी बात तक सीमित है कि इमेज कहां पर बने? रेटिना पर बाबू कन्वर्जेंस का मेन काम कहां हो जाता है? कॉर्निया पर ही हो जाता है। बाकी जो बचा खुचा कन्वर्जेंस है ताकि हम एडजस्ट करके कहां पर इमेज बना दें? रेटिना पर। वो काम किसके साथ होता है? आई लेंस के साथ। तो लाइट का मोस्ट ऑफ कन्वर्जन कहां होगा बाबू? कोई पूछेगा क्या बताओगे? कॉर्निया पर। कहां पर होगा? कॉर्निया पर होगा। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग बात करेंगे आइरिस का क्या काम है। किसका छोटू? आइरिस का। आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को बढ़ाना और घटाना। ठीक, रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस क्या करता है बाबू? प्यूपिल के साइज को बढ़ाता और घटाता है। तुम पूछोगे सर काहे बढ़ाएगा काहे घटाएगा? तो हम बोलेंगे बाबू देखो, प्यूपिल एक होल है, यानी कहने का मतलब ओपनिंग है, गेट है, जिससे लाइट क्या होता है? अंदर जाता है। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि तुम गेट कीपर होते, जो कि आइरिस है। गेट कीपर कौन है? आइरिस। गेट कौन है? प्यूपिल। अगर तुम गेट कीपर होते, कोई इवेंट वगैरह कहीं ऑर्गेनाइज कर रहे थे और बहुत ज्यादा भीड़ आ जाता, तो तुम क्या करते? गेट को पूरा खोल देते, या फिर भीड़ को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए गेट को थोड़ा छोटा कर देते ताकि धीरे धीरे आदमी आए, उसके बाद हम बढ़िया से लाइन में बैठे ले जाए? कि पूरा खोल देते? पूरा खोल देते सब जनरेटर जाकर बैठ जाता, फिर तुमको संभालते नहीं संभालता। तो यही काम कौन करता है? आइरिस करता है कि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जब लाइट की इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है बाबू? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। एनर्जी क्या होगा बाबू? ज्यादा होगा। तो अगर यूनिट एरिया में एनर्जी ज्यादा है और बड़ा ओपनिंग रहेगा, तो ज्यादा एनर्जी अंदर चला जाएगा आंख में, और ज्यादा एनर्जी आंख में अंदर चला जाएगा बाबू, आंख चौंधी आ जाएगा। तो बाबू आइरिस का काम यह है कि वैसे कंडीशन में ब्राइट लाइट में क्या कर दे? प्यूपिल के साइज को छोटा कर दे। प्यूपिल के साइज को क्या कर दे? और डीम लाइट में बाबू जब कम लाइट है तो प्यूपिल के साइज को क्या कर दे? बड़ा कर दे, ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट आंख के अंदर जा सके। ये काम कौन करता है? कौन करता है? आइरिस करता है। क्या करता है बाबू? जब ब्राइट लाइट होता है तो वो प्यूपिल के साइज को क्या कर देता है? छोटा कर देता है, और जब डीम लाइट होता है तो प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। क्या इतना मुश्किल है इसे समझना? नहीं ना। पूछेगा काहे ऐसा होता है तो क्या बोलोगे? काहे ऐसा होता है तो क्या बोलोगे? कि बाबू ब्राइट लाइट के केस में इंटेंसिटी ज्यादा होता है, तो पर यूनिट एरिया में ज्यादा एनर्जी होगा, तो एनर्जी को मैंने रखने के लिए हम एरिया को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, और इसीलिए प्यूपिल के साइज को छोटा कर देंगे। जबकि डीम लाइट में इंटेंसिटी कम होता है, तो प्रॉपर एनर्जी गेट करने के लिए एरिया क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, यानी साइज बड़ा कर देंगे। तो बाबू प्यूपिल का क्या होगा बाबू? जल्दी बता दो। तो इन ब्राइट लाइट, इन क्या बाबू? ब्राइट लाइट, प्यूपिल क्या कर जाएगा बाबू? एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड करेगा? नहीं यार, क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इन डीम लाइट क्या करेगा छोटू? एक्सपैंड करके बड़ा करता जाएगा, ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट आंख के अंदर जा सके। याद रखेगा ना। अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, जानते हो क्या? कि व्हेन अ पर्सन इंटर द रूम फ्रॉम क्या बाबू? डे लाइट फ्रॉम daylight outer portion he feel momentarily dark. why? क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जब एक आदमी बाहर
डे लाइट के कंडीशन से जब क्या करता है, अचानक रूम में इंटर करता है, तो उसको कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए रूम क्या लगता है, डार्क लगता है। क्यों? तो बाबू हम जानते हैं कि डे लाइट के केस में जो प्यूपिल का साइज है वो हो जाता है छोटा। डे लाइट के केस में प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है छोटू? छोटा हो जाता है। और जब वो उसी छोटा प्यूपिल के साथ रूम में इंटर करता है तो बाबू रूम में उतनी इंटेंसिटी नहीं रहती है कि उस छोटे से बाबू प्यूपिल से प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट आंख के अंदर जा सके, और इसलिए आपके आंख के अंदर कम लाइट पहुंचता है और आपका पिक्चर जो है, आपका जो इमेज है रेटिना पर, वो उतना ब्राइट नहीं बनता है और इस कारण से आपको पूरा ब्राइट नहीं दिखता है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे बाबू, जल्दी बताओ। तो व्हेन द पर्सन इंटर द रूम फ्रॉम ब्राइट लाइट, हिज प्यूपिल क्या हो गया बाबू, गेट कॉन्ट्रैक्टेड, दैट मीन्स अ स्मॉलर एरिया। ठीक, तो जब वो इंटर करेगा कहां, रूम में, देन लेस अमाउंट ऑफ लाइट विल इंटर देयर आई from the small pupil and so he momentarily feel dark। पर जानते हो momentarily शब्द क्यों यूज किए? क्योंकि कुछ देर के बाद, कुछ मोमेंट के बाद आइरिस जो है वो इस बात को समझेगा और प्यूपिल के साइज को क्या कर लेगा, बड़ा कर लेगा, और उसके बाद हमें रूम नॉर्मल लगने लगेगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया जाएगा? लिख लोगे ना? चलो, तो इसको हिंदी में एक बार बढ़िया से समझ लो। बाबू पूछता है कि अगर हम बाहर डे लाइट से जब किसी रूम के अंदर घुसते हैं तो बाबू हमें रूम थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए डार्क लगता है, काहे? तो आप बोलोगे कि जब हम बाहर में रहते हैं डे लाइट में तो हमारे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। ऐसा काम आइरिस करता है ताकि आंख के अंदर बहुत ज्यादा लाइट अंदर नहीं जाए। उसी स्मॉल प्यूपिल के साथ जब हम रूम में इंटर करते हैं तो क्या होता है बच्चा, जल्दी बताओ। तो उस रूम में चूंकि इंटेंसिटी कम है तो प्रॉपर लाइट आंख के अंदर जा नहीं पाता है उस छोटे से प्यूपिल से, इसलिए कुछ देर के लिए हमें बाबू रूम क्या लगता है, डार्क लगता है। धीरे धीरे आइरिस प्यूपिल के साइज को बड़ा करके रेगुलेट कर लेता है और हमें बढ़िया से दिखने लगता है। अब हो गया ना? चलिए, अब इन सब का काम तो देख लिए बाबू, आगे अब लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है इमेज को फॉर्म करना, लेंस का काम है, पर इसमें हेल्प कौन करेगा? सिलियरी मसल। कौन हेल्प करेगा बाबू? सिलियरी मसल। ठीक, अब हम सिलियरी मसल के बारे में बात करेंगे और यहां पर एक शब्द की बात करेंगे हम, एकोमोडेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 2 नंबर के क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाई एकोमोडेशन? तो इसको समझे बच्चा। चलिए, तो हम ये बता रहे हैं, देखो लड़का, आप लोग पढ़े हो कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज फोकस पर बनेगा, जब 2f के बाहर रहेगा तो f और 2f के बीच में बनेगा, जब 2f पर रहेगा तो 2f पर बनेगा, जब 2f और f के बीच में रहेगा तो 2f से बाहर बनेगा, जब f पर रहेगा तो इन्फिनिटी पर। कहने का मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आते जाएगा इमेज क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ इमेज डिस्टेंस भी। यानी कहने का मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो इमेज अलग जगह बनेगा, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो इमेज अलग जगह बनेगा, है ना? पर बाबू ऐसा नहीं होना चाहिए आई के केस में। आई के केस में हर स्थिति में इमेज कहां बनना चाहिए, रेटिना पर ही। कहां बनना चाहिए बाबू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी रहे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तब भी इमेज कहां बनना चाहिए, रेटिना पर। अगर ऑब्जेक्ट 50 मीटर की दूरी पर है तब भी कहां बनना चाहिए, अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तब भी कहां बनना चाहिए, रेटिना पर। हर स्थिति में इमेज डिस्टेंस उतना ही रहना चाहिए चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना भी क्यों नहीं हो। क्या यह संभव है? संभव है अगर फोकल लेंथ क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए तब। अगर फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो यू के साथ भी चेंज हो जाएगा, पर बाबू भी को कांस्टेंट रखना है तो क्या करना होगा, यू के साथ एफ को भी बदलना होगा, फोकल लेंथ को भी क्या करना होगा, बदलना होगा। और ये फोकल लेंथ को बदलने का काम करता है कौन बाबू,
सिलियरी मसल, और इसी काम को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं बाबू? तो एकोमोडेशन क्या है छोटू, जल्दी बताओ। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस according to object distance, according to object distance, so that image must form on retina, so that image must form on retina is called क्या छोटू? is called एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। तो बाबू हम लोग अभी क्या पढ़े कि अगर ऑब्जेक्ट का दूरी अलग होगा तो हम लोग नेचुरली पढ़े हैं पहले कि इमेज की दूरी भी क्या होगी, अलग होगी। पर हम चाहते हैं कि इमेज हर स्थिति में कहां बने, रेटिना पर बने, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो या पास हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इमेज डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को क्या करना होगा, बदलना होगा। और फोकल लेंथ और पावर को बदलने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। अच्छा एकोमोडेशन बोला ना तो 10 लिख दोगे द प्रोसेस। क्या बाबू, प्रोसेस। अब बाकी चीजें लिख लेना। पर अगर एकोमोडेशन पावर बोले ना तो यहां पर प्रोसेस की जगह पर कर देना कैपेसिटी। क्या कर देना, सेम डिफिनेशन। एकोमोडेशन पावर में क्या हो जाएगा बाबू, द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग the power and focal length of eye lens according to object distance so that image must form on retina is called accommodation power। और पूछेगा what is accommodation तो बोलोगे the process of adjusting focal length and power of eye lens according to object distance so that image must form on। तो दोनों डिफिनेशन क्या है, सेम ही है, बस accommodation is a process and accommodation power is the capacity। accommodation is the process and accommodation power is the capacity। तो एक डिफिनेशन याद रखोगे और क्या चलेगा बाबू, काम आपका दो गो काम। ये हो गया ना, एकोमोडेशन समझ में आ गया ना। अब बाबू एकोमोडेशन में 2-3 बात याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट दूर रहेगा तो बाबू, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, दूर है, जैसे फार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, दूर है, फार ऑब्जेक्ट है। तो फार ऑब्जेक्ट के केस में पावर ज्यादा चाहिए कि कम, फार ऑब्जेक्ट के केस में पावर ज्यादा चाहिए कि कम, कम पावर चाहिए। क्या चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइट आएगा, कम कन्वर्ज करना पड़ेगा, है ना। तो बाबू यहां पर लेंस का पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेंस का पावर कम, यानी लेस पावर हाई फोकल लेंथ, लेस पावर एंड हाई फोकल लेंथ। और इसको करने के लिए लेंस को क्या कर देते हैं, पतला। क्या कर देते हैं, पतला। कैसे, तो सिलियरी मसल खींच देगा ऊपर से, नहीं बाबू, ठीक। तो दूसरा केस, फॉर नियर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नजदीक है तो बाबू क्या होना चाहिए, आई लेंस का फोकल लेंथ और पावर, फोकल लेंथ कम होना चाहिए, पावर ज्यादा होना चाहिए, ताकि लाइट को क्या कर सके, कन्वर्ज कर सके। तो इस केस में होना चाहिए बाबू हाई पावर और बाबू लेस फोकल लेंथ। और ये कैसे होगा छोटी, जल्दी बता दो तो। जब हम लेंस को क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। क्या कर देंगे, तो बाबू जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो सिलियरी मसल क्या करता है, लेंस को खींच देता है, पतला हो जाता है, जिससे उसकी पावर घट जाती है और हमें आराम से दिख जाता है, इमेज रेटिना पर बन जाता है। जब नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो लेंस को दबा के पावर क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे हमें नजदीक वाला ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है, दिख जाता है। और ये काम कौन करता है, सिलियरी मसल। और ये करने के जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। एक और बात कि बाबू फार पॉइंट कितना होना चाहिए ह्यूमन आई का, तो दूर कितना देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक। तो फार पॉइंट कितना होता है बाबू, इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कितना होता है छोटू, जल्दी बता दो।
25 सेंटीमीटर। ये याद रखेगा। चलो कोई दिक्कत? बाबू एक और चीज की रेटिना पर जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। बाबू पढ़ने को तो ऐसे अभी बहुत कुछ है इसमें, पर स्ट्रक्चर और फंक्शन में इतना से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस कारण से हमको इतना से ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, पर एक बार रिकैप जरूर कर लीजिएगा। और रिकैप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो रिकॉर्डेड है आप 2x में करके क्या कर लो, देख लो। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ भी बहुत ज्यादा टफ हम नहीं पढ़ाए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाए हैं जो कि आप पहले 1-2 बार नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़ चुके होंगे। इसलिए हमें लगता है कि ये चीज क्लियर है। बाबू इसमें 2 चीज पर जरूर ध्यान देना, एक एकोमोडेशन पर। किस पर ध्यान दोगे? एकोमोडेशन पर। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन पर कि जब हम एकाएक किसी रूम में इंटर करते हैं तो वो रूम हमको मोमेंट के लिए, थोड़े देर के लिए डार्क क्यों दिखता है। ये 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत? बाकी इसमें और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है। हाँ एक चीज है ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पूछेगा। बाबू फार पॉइंट ह्यूमन आई कितना होता है, इनफाइनाइट पूछा होता है। अगर पूछेगा रेंज ऑफ विजन तो बाबू जल्दी बताओ, रेंज ऑफ विजन, रेंज मतलब कहां से कहां तक, तो 25 से इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। और बाबू एक चीज और याद रखना कि रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी इसमें और बहुत सारा चीज पढ़ना है, पर बच्चा अभी के लिए, बोर्ड के लिए इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ डिफेक्ट आपको पूरा बढ़िया से पढ़ना है, तो इसको हम इरेज करेंगे। अच्छा अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ह्यूमन आई भी बोल सकते हो। तो बाबू डिफेक्ट क्या होता है, इम्प्रॉपर फंक्शन। डिफेक्ट क्या होता है, इम्प्रॉपर फंक्शन, यानी आंख अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आंख का अगर कोई पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे छोटू, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। याद रखेगा ना। तो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ठीक से काम नहीं करना। तो बड़ा सिंपल सा है, डिफेक्ट ऑफ विजन डिफाइन करने बोलेगा तो क्या बोलोगे, द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अच्छा बताओ कितने टाइप का डिफेक्ट हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, बहुत सारे टाइप का हो सकता है, पर हम लोग जानते हो सिर्फ 4 टाइप का डिफेक्ट पढ़ेंगे जो लेंस के कारण राइज होता है। किसके कारण बाबू, लेंस के कारण। ऐसे और भी हो सकता है, जैसे कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी अपना लूज कर देता है, ओपेक हो जाता है, तो उसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं, वो भी एक डिफाइड आती है। फिर नाइट ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद बोलते हैं कैटरैक्ट को, ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस ये भी एक डिफेक्ट है। ऐसे और भी डिफेक्ट्स एराइजेज होते हैं, पर हमको सभी डिफेक्ट को पढ़ना नहीं है। हम लोग सिर्फ 4 टाइप के डिफेक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला अभी पढ़ने वाले हैं, नाम है बाबू मायोपिया। क्या नाम है, मायोपिया। इसको एक और नाम से जानते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, पर हम आपको एक चीज बता देते हैं, ध्यान रखना कि बाबू नेस का मतलब होता है विथ। नेस का क्या मतलब होता है, विथ। तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हो गया विथ शॉर्ट साइट। विथ क्या बाबू, शॉर्ट साइट। याद रखेगा ना, अब तुम कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक। शॉर्ट साइटेडनेस में लोगों को लगता है ना कि नजदीक वाला नहीं दिखना चाहिए, नजदीक वाला नहीं, वो एक्चुअली नेस और लेस में क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो बाबू नेस का मतलब होता है विथ और लेस का मतलब होता है विदाउट, जैसे मोरल लेस, ठीक। अगर किसमें मोरल नहीं है ना बाबू, ठीक, तो ये चीज। लेकिन अगर किसी में है तो हम लेकर आते हैं क्या बाबू, नेस लगाते हैं ना, ठीक। तो इस तरह
तो नेस मतलब क्या बाबू? विथ। तो यहां पर शॉर्ट साइटेड नेस का मतलब हो गया विथ शॉर्ट साइट, यानी ऐसा आदमी जिसका साइट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। साइट क्या हो गया? पहले देख रहा था इन्फिनाइट तक, शॉर्ट हो गया तो अब इन्फिनाइट नहीं देख पाएगा, यानी उसका फार पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। फार पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है बाबू? फार पॉइंट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम क्या बाबू? इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट कहां होना चाहिए? इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी से फार पॉइंट क्या हो जाता है? घट जाता है। लेट हम लोग मान लेते हैं कहां हो गया? डी। मान ले ऐसा लेट कि घट के कितना हो गया है? अब डी रह गया है। होना चाहिए था इन्फिनिटी, पर अब घट के क्या रह गया है? डी रह गया है। यानी कहने का मतलब अब आदमी 1 मीटर तक देख सकता है, 2 मीटर तक देख सकता है, 5 मीटर तक देख सकता है, पर इन्फिनिटी तक देख नहीं सकता है क्लियरली। तब उसे हम क्या बोलेंगे? मायोपिया। क्या बोलेंगे? मायोपिया। तो क्या हो जाएगा बाबू? द टाइप्स ऑफ बच्चा, द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विच पर्सन कांट सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली क्लियरली, है ना। एक चीज बता देते हैं, ध्यान रखना बाबू, क्लियरली नहीं दिखना और नहीं दिखना दोनों में फर्क है। जैसे एक बार हम बोले ना कि हमको पढ़ा रहे थे मायोपिया, तो एक बच्चा पूछा ना कि सर आपको क्या हुआ है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया? हम बोले ऑफ कोर्स मायोपिया हुआ है, इंटेलिजेंट लोगों को ही होता है। चलो चलो नहीं, क्या है बाबू? हमको मायोपिया हुआ है, यानी हमको दूर की चीजें नहीं दिखता है। तो बोला सच में सर? तो हम बोले कि हाँ, चश्मा उतारेंगे नहीं दिखेगा। तो वो आंख उंगली दिखाने लगा, दिख रहा है सर, कै गो है? हम बोले अरे मुराद, दिखता है कि 4 गो है, समझा, पर साफ से नहीं दिखता है। अब को इसको तुम लोग को अगर समझना है कि कैसे, तो बाबू तुम YouTube में जाना और 144 पिक्सल सेलेक्ट कर लेना। 144 आपको जैसा दिखता है ना, हमको आंख खोलने के बाद पूरी दुनिया 144 में दिखती है, लेकिन इस चश्मा पहनने के बाद फिर वो 4K में दिखने लगता है। तो बस इतना ही फर्क है कि 144 में पिक्चर देखने और कितना में 4K में दिखने का जो फर्क है ना, वही है। यानी हमको दिख रहा है कि यहाँ एक लड़का बैठा हुआ है, यहाँ एक बैठा हुआ है, पर बाबू सबका नाक मुंह कान जो है ना, वो क्या हो गया? ब्लर हो गया है, धुंधला हो गया है, ये चीज। तो बाबू दूर का ऑब्जेक्ट क्या नहीं दिखेगा? अरे उसको सूरज नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्या चांद नहीं दिखेगा? स्टार नहीं दिखेगा? दिखेगा, पर क्लियरली नहीं दिखेगा, समझा। यही फर्क है किसमें? दिखने एकदम, और मतलब बोलते हैं क्लियरली नहीं दिखने और एकदम नहीं दिखने में। तो बाबू यहां पर हम क्या लिखे कि एकदम नहीं दिखेगा? बाबू क्लियरली डिस्टिंक्टली नहीं दिखेगा, है ना। तब हम क्या बोलेंगे? मायोपिया। तो मायोपिया इज द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट हैव प्रॉब्लम इन साइटिंग द फार ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? काउज, तो इधर लिखे काउज ऑफ डिफेक्ट। तो बाबू पहला काउज ये होता है कि पावर आंख के लेंस का क्या हो गया? बढ़ गया। इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। या दूसरा कारण होता है कि बाबू आई बॉल का साइज ही क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। ये 2 कारण होता है क्या होने के पीछे बाबू? मायोपिया होने के पीछे। अब देखो कैसे काम करेगा जो बताते हैं। देखिए ये हो गया हमारा आंख, ये हो गया बाबू कॉर्निया, ये हो गया आई लेंस, जिसका पावर क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो जैसी पावर बढ़ गया है, तो दूर से आने वाला जो लाइट है जो कि पैरेलल होगा, इसको ये ज्यादा कन्वर्ज कर देगा। ज्यादा कन्वर्ज कर देगा तो इमेज रेटिना के पहले बन जाएगा और हमें क्लियरली नहीं दिखेगा। ये फिगर बन गया किसका बाबू? मायोपिक आई का। हो गया ना। इस केस में इमेज कहां बन जा रहा है बाबू? जल्दी बताओ तो। इमेज फॉर्म्ड
बिफोर रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। अब वो लोग पूछेगा कि चलो अगर ऐसा है तो इसका इलाज क्या है, क्योर। तो एक बच्चा बोला कि सर अगर इससे विट्रियस ह्यूमर खींच लेंगे तो ये आई बॉल छोटा हो जाएगा, तो इमेज रेटिना पर बनने लगेगा, क्योर हो गया। बाबू सर्जिकल मेथड नहीं पढ़ना है, अब पता नहीं होता भी होगा कि नहीं, मतलब मजाक था, ठीक। हमें वो काम नहीं करना है, इसको ठीक नहीं करना है, ये जो आई बॉल बढ़ गया है उसको ठीक नहीं करना है, इसको ठीक करना है। अगर कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो बाबू यूजिंग आ डाइवर्जिंग, मतलब कौन बाबू, कौन केव लेंस। जैसे हम फिगर फिर से बना लेते हैं, ये हो गया हमारा, अब इसके आगे हम क्या लगाएंगे बाबू जल्दी बता दो तो, एक कॉनकेव लेंस। जैसी कॉनकेव लेंस लगाएंगे बाबू, लाइट आ रहा था पैरेलल, उसको ये क्या करेगा छोटू, डाइवर्ज करेगा। उसके बाद बोलेगा देखो तुम्हारा पावर बढ़ गया ना, अब कन्वर्ज करके देखो कि तुम कहां कन्वर्ज करता है। तो बेचारा अब कन्वर्ज करते 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 बन जाएगा, और इस तरह से हमारा मायोपिया क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। मायोपिया क्या हो जाएगा बाबू, क्योर हो जाएगा। अब ये जो लेंस है इसे बोलते हैं करेक्टिव लेंस। इसे हम कौन सा लेंस बोलेंगे बाबू, करेक्टिव लेंस, जो मायोपिया को क्या किया है, करेक्ट किया है, ठीक। अब लोग पूछेगा कि बताइए इसका पावर कितना होगा, तो इसका पावर का फॉर्मूला होगा -1/d, जहां पर d क्या है छोटू, जहां तक वो देख पा रहा था, है ना। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, मायोपिया के बारे में। चलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। 2 नंबर में पूछेगा कि मायोपिया क्या होता है, हम तो कहते हैं कि आप क्या करना, पूरा बात लिखना, समझा। ऐसा नहीं कि मायोपिया क्या होता है ये लाइन लिख के छोड़ दिया, द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विच पर्सन कांट सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड मायोपिया। नहीं बाबू, आप क्या करो, थोड़ा एलोबरेट करो यार, 2 नंबर चाहिए, 12th में आ गए हो। चलो तो बाबू ये हो गया ना, पर हम लिखेंगे इसके पीछे का काउज क्या है, उसका डायग्राम बनाएंगे, उसका क्योर क्या है उसका भी डायग्राम बनाएंगे, तब देखो एग्जामिनर तुमको 2 नंबर हंस खेल के देगा, है ना। तो ध्यान रखेगा ना। तो चलो ये लड़का, मायोपिया क्या है बाबू, तो वैसा डिफेक्ट जिसमें नजदीक के ऑब्जेक्ट को तो हम क्लियरली देख सकते हैं, पर दूर के ऑब्जेक्ट को साइट करने में, देखने में कठिनाई महसूस होता है, उसे हम बोलते हैं बाबू मायोपिया, या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। इसके पीछे का काउज क्या है बाबू, कि पावर ऑफ आई लेंस, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस का बढ़ जाना, या फिर आई बॉल के साइज का इंक्रीज होना। इस केस में इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, और इस कारण से दूर वाला ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली नहीं दिखता है, ठीक। इसको ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। अब बाबू इसमें एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि एक आदमी है, क्या बाबू, एक आदमी है, उस आदमी के चश्मा का जो पावर है वो है -1.25 डायोप्टर, तो बताइए उसको कौन सा डिफेक्ट हुआ होगा, कौन सा हुआ होगा। तो जैसे देखना करेक्टिव लेंस का पावर किसमें है, निगेटिव में, इसका मतलब उसको मायोपिया हुआ होगा। और अगर वो +1.25 डायोप्टर का चश्मा पहन रहा है तो उसको हाइपर मेट्रोपिया हुआ होगा, जो कि हम अगला पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। तो बाबू अब हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या बाबू, ये होता कैसे है, चलो बता देते हैं। एक बोल रहा है मोबाइल देखने से, क्या बढ़िया आंसर देता है। देखो एक बच्चा, चलो एक लड़का ये पूछ रहा था कि क्यों होता है। हम शायद जब लेक्चर पढ़ा रहे होंगे इसको प्रॉपर ढंग से, ये तो रिवीजन टाइप का है ना, तो हमको जल्दी से सिर्फ उन सब चीजों को डिस्कस करना है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। पर अगर हम पढ़ाए होंगे रेगुलर ढंग से तो उस समय बताए होंगे कि देखो क्या है बाबू, हमारा जो बॉडी है ना वो एकोमोडेशन पर काम करता है। हम जिस तरह का लाइफ स्टाइल जीते हैं, हमारा बॉडी में उसी तरह के मसल्स स्ट्रांग या वीक होते जाते हैं। अगर हाथ वाला काम ज्यादा करोगे तो हाथ वाला मसल स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं करोगे वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे हम जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी को फील होता है
कि हमको स्ट्रेंथ की जरूरत है और इस कारण हमारे स्ट्रेंथ जनरेट होता है। अब बाबू अगर कोई दर्जी है या कोई स्टूडेंट है जो 8-9 घंटा 10 घंटा रोज क्या करता है, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को साइट करता है, देखता है, तो बाबू लेंस को सिलियरी मसल दबाए रहता है और इस कारण से वो परमानेंटली थोड़ा सा क्या हो जाता है, दब जाता है और इस कारण से पावर उसका परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। तो दूर वाला जब देखने लगता है तो थोड़ा ज्यादा दबा जाता है, जिसके कारण इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया होने के पीछे कारण होता है ड्राइवर वगैरह, जो बहुत देर दूर देख के क्या करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उसका लेंस खींचा हुआ रहता है और ये खींचा हुआ बहुत देर तक रहने के कारण वो परमानेंटली क्या हो जाता है, थोड़ा सा खिंच जाता है, जिससे उसकी पावर थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और फिर उसको नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है। ये सिंपल सा रीजन है। अब आगे बढ़े बाबू, हाइपर मेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस, इसका मतलब हो गया बाबू विथ फार साइट, इसी को बोलते हैं दूरदर्शी। मतलब ऐसा आदमी दूरदर्शी हो, नहीं ऐसा नहीं है, वो दूर मतलब फ्यूचर वाला दूर होता है, जिसको आदमी के केस में बोलते हैं दूरदर्शी, कि बहुत दूरदर्शी आदमी है यार, ठीक, वो फ्यूचर के केस में, टाइम के केस में। पर यहां पर डिस्टेंस ज्यादा देखेगा, पर बाबू नजदीक वाला नहीं क्लियरली देखेगा, यानी द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विच पर्सन कांट सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। इसके कारण क्या हो जाता है बाबू, नियर पॉइंट इज इंक्रीज्ड, नियर पॉइंट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। बाबू आदमी को नजदीक देखने का जो लिमिट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, पर अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो 25 सेंटीमीटर पर वाला चीज नहीं दिखेगा, तुमको थोड़ा और दूर क्या करना होगा, रखना होगा। तो कुछ लोगों को देखोगे कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो रहेगा ना, तो वो पेपर वगैरह ऐसे नहीं पढ़ेगा, इससे नहीं पढ़ेगा ना, तो ये चीज दूर करके, क्योंकि बाबू उसका 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, 40-45 सेंटीमीटर। हम मान लिए कितना बाबू, लेट डी, कितना लेट डी। अब हम पढ़ते हैं इसका काउज क्या होगा, तो काउज हो जाता है बाबू डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, या फिर डिक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल। अब इस कारण से क्या होगा बाबू, जल्दी बताओ। तो अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में रहेगा, देखो गौर से बच्चा, अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में रहेगा तो लाइट आएगा कैसा बाबू, डाइवर्जिंग। लाइट कैसा आएगा, अब डाइवर्जिंग आएगा तो बेचारा का पावर कम गया रे, तो कन्वर्ज करने की कोशिश करते रहेगा, लेकिन बाहर में हो जाएगा, तो बाबू रेटिना के पीछे बन जाएगा, बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे, और इस कारण से हमें क्लियर नहीं दिखेगा। इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, जल्दी बताओ, हाइपर मेट्रोपिक आई। बन गया ना फिगर। अब अगर इसका क्योर करना है तो क्या करना होगा बाबू, तो बाबू कन्वर्जिंग पावर घट गया है ना, तो एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग, यानी कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा करने से क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ। देखिए बाबू फिगर, तो यहां पर हम लगा दिए कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। लाइट आ रहा था बाबू, ये पहले क्या कर दिया, थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, फिर ये कन्वर्ज कर दिया, और इस तरह से इमेज कहां बन गया, रेटिना पर, और हमारा क्या हो गया बाबू, क्योर हो गया। तो ये हो गया कन्वर्जिंग पावर। अगर पूछेगा कि लेंस का पावर कितना होना चाहिए करेक्टिव का, तो D - D बटा D। जहां पर D तो पता है बाबू कि ये लीस्ट डिस्टेंस होगा किसका, हाइपरमेट्रोपिक आई का, लीस्ट डिस्टेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, और कैपिटल डी जो है बाबू वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आई के लिए जो होता है। तो इस तरह से हमारा कौन सा हो गया बाबू, कौन सा डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। अगला टाइप का डिफेक्ट जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज प्रेस बायोपिया। और इसमें ज्यादा चीज तुमको नहीं पढ़ना है, हम तुमको बताते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज काम को लगातार करते 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 बोरिंग जैसा फीलिंग होने लगता है और काम करना छोड़ देता है। जैसे देखो बूढ़ा हो जाने पर कभी लीवर काम करना छोड़ देता है, साथ छोड़ देता है, कभी किडनी साथ छोड़ देता है, कभी हाथ पैर वाला मसल काम करना छोड़ देता है।
बाबू हार्ट के बारे में मत करो, हार्ट काम करना छोड़ दिया, साथ देना, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह से तुम्हारा जो सिलियरी मसल है ना, वो भी काम करना छोड़ देता है। उसका काम है कि नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है तो दबाओ लेंस को, दूर वाला ऑब्जेक्ट है तो खींचो। अब बाबू दिन भर में कई बार तुम नजदीक और दूर देखता हो, अभी हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, नहीं बाबू बेचारा कितना काम कर रहा है। अब काम करते करते बुढ़ापा आते आते क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा, अब बोलेगा हम नहीं करेंगे बस। अब तुम अपना समझ लो, तो बाबू जब नजदीक वाला देखना चाहोगे तो दबाएगा नहीं, तो नजदीक वाला भी नहीं दिखेगा। दूर देखना चाहोगे तो खींचेगा नहीं, तब भी नहीं दिखेगा। तो बाबू बुढ़ापा में सिलियरी मसल के काम नहीं करने के कारण क्या होता है छोटू, ना तो नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, ना तो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, और इस कारण से उसको दोनों टाइप का डिफेक्ट हो जाता है, जिसे एक नाम से जानते हैं, किस नाम से बच्चा, प्रेस बायोपिया। किस नाम से बच्चा, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या बाबू, द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विच, रेलर का, द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विच पर्सन कांट सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, नजदीक वाला भी नहीं और दूर वाला भी डिस्टिंक्टली नहीं दिखेगा। काउज बाबू, तो इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल, सिलियरी मसल अपना काम नहीं कर रहा है इस कारण से। क्योर क्या बाबू, तो एक ऐसा चश्मा पहनना जिसमें दोनों लेंस रहे, नीचे कौन सा रहे बाबू जल्दी बताओ, कॉन्वेक्स, नीचे कौन सा, और ऊपर कौन सा बाबू, उल्टा मत लगा के दे देना। देखो बच्चा, नजदीक का चीज अगर देखना है तो हम इस वाला पार्ट से देखते हैं, तो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा चाहिए ना, तो नीचे लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, और दूर वाला देखना रहता है तो ऊपर वाला पार्ट से देखते हैं रे, ऐसे रहता ना आई, तो बाबू वहां पर कम पावर चाहिए तो ऊपर क्या लगाएंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ऐसा मत कि उल्टा लगा के दे देना, बेचारा वो आदमी कह रहा है क्या कर दिया तू, है ना। चलिए, एक लास्ट टाइप का डिफेक्ट है जिसका नाम है क्या बच्चा, एस्टिग्मैटिज्म। और अगर हम इसको अभी पढ़ लिए तो हमारा ह्यूमन आई क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम लोग आउट ऑफ टाइम चल रहे हैं, पर बच्चा क्या है, 5 मिनट और सही। वो देखे हो एक मूवी था चुपके चुपके, हाँ चुप चुप के, अच्छा पता नहीं क्या था, उसमें राजपाल यादव है और शाहिद कपूर है। तो वो जब चिप्स मांगता है तो क्या बोलता है कि मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स और ले लीजिए। तो जब इतना टाइम हो ही गया है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एस्टिग्मेटिज्म भी पढ़ ही लेते हैं। अब बाबू एक चीज तुम लोग को समझाते हैं, इसमें थोड़ा समझना ज्यादा है, लिखना कम रहता है। तो बच्चा होता क्या है कि हम जानते हैं कि आई बॉल स्फेरिकल है। आई बॉल क्या है छोटू, अब स्फेयर मतलब एक ही तरफ का कर्वेचर नहीं, वर्टिकल कर्वेचर भी और हॉरिजॉन्टल कर्वेचर भी। वर्टिकल कर्वेचर मतलब ये वाला, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर मतलब ये वाला, तो दोनों टाइप का कर्वेचर होता है। तो अगर परफेक्ट स्फेयर है तो बाबू ऊपर का कर्वेचर और नीचे का कर्वेचर दोनों क्या होना चाहिए, सेम। पर बाबू क्या होता है ना कि लेंस ये जो आई बॉल वगैरह दब जाएगा, कुछ और हो गया, उसके कारण इसका कर्वेचर जो होता है वो सेम नहीं रह जाता है, जैसे ऐसे हो गया। तो बाबू वर्टिकल कर्वेचर तो अभी भी सेम है, पर इधर वाला जैसे तुम एक कोस्को बॉल लो, साइड से दाब दो तो ऊपर वाला कर्वेचर ठीक रहा, पर ये वाला कर्वेचर क्या हो गया, कम गया ना। तो ऐसी कारण से अगर बच्चा ध्यान दो, अगर आई बॉल का जो साइज है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रह जाए बल्कि डिफॉर्म हो जाए, क्या हो जाए छोटू, डिफॉर्म, तो क्या हो जाएगा छोटू, तो एक तो कर्वेचर ठीक रहेगा पर दूसरा कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम जाएगा या बढ़ सकता है। अब इसके कारण अगर इमेज वर्टिकल में ठीक बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला इमेज क्या हो जाएगा, ब्लर, और अगर हॉरिजॉन्टल वाला ठीक बन रहा है, फोकस करोगे, तो वर्टिकल वाला ब्लर। यानी दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्लियरली एक साथ देख नहीं सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, एस्टिग्मैटिज्म, यानी द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विच पर्सन कांट सी टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लियरली, जिसमें दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को साइमल्टेनियसली क्लियरली देख
नहीं सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। और अगर पूछेगा इसका कारण क्या है बाबू, तो इर्रेगुलर शेप ऑफ आई बॉल। पूछेगा इसका क्योर क्या है बच्चा, तो बाबू हमें एक ऐसा लेंस बनाना है। देखो जो हम लोग लेंस यूज करते हैं ना, उसमें कर्वेचर हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, क्योंकि स्फेरिकल लेंस यूज करते हैं। तो वो लेंस दोनों तरफ लाइट को मोड़ता है, जबकि एक तरफ तो क्लियरली दिखता है ना एस्टिग्मेटिज्म में। अरे वर्टिकल कर्व तो ठीक दिख रहा है अगर हॉरिजॉन्टल ब्लर है, और अगर हॉरिजॉन्टल ठीक दिख रहा है तो वर्टिकल ब्लर है। यानी एक डायमेंशन में तो लाइट को मोड़ने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल लाइट आ रहा है उसको मोड़ने की जरूरत, हॉरिजॉन्टल ब्लर मोड़ने की जरूरत है। तो हमें एक ऐसा लेंस बनाना होगा जिसमें एक ही तरफ कर्वेचर है, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल दोनों नहीं रहे, सिर्फ क्या रहे, एक ही। तो बाबू हम लोग ऐसा लेंस यूज करने के बजाय अगर हम सिलिंड्रिकल लेंस यूज कर दें, तो ऊपर कोई कर्वेचर नहीं पर नीचे कर्वेचर है, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। और इस कारण इसका क्योर के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं बाबू? सिलिंड्रिकल लेंस। यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। कोई बच्चा बोल रहा था अभी कि ये बीमारी बहुत कम होता होगा। नहीं बच्चा, ये बीमारी कुछ हद तक थोड़ा बहुत तो सब में हो ही जाता है, थोड़ा बहुत सब में हो ही जाता है, क्योंकि परफेक्टली स्फेरिकल रहना थोड़ा क्या है, आपको पता है ना कि कोई भी चीज का परफेक्ट होना इम्पॉसिबल होता है ना, इस कारण से। तो खत्म, चलो मिलेंगे नेक्स्ट डे।